हेलो बच्चों, तो आज फिर से शुरुआत करते हैं और शुरुआत उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा। आपको याद होगा कि यार हमने शुरुआत की थी बिल्कुल बेसिक से, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थैतिकी शब्द से। विद्युत स्थैतिकी का मतलब क्या होता है, फिर आवेश के बारे में हमने जानकारी कलेक्ट की। उसके बाद हमने देखा कि आवेश के गुणधर्म क्या हैं, किसी वस्तु को आवेशित कैसे कहेंगे, ये सारी बातें। वैसे एक बात और बता दो बेटा, ये सारी चीजें मैं एक्सपेरिमेंटल लेके आने वाला हूं, मतलब बहुत जल्दी आप सारी बातों को एक्सपेरिमेंट में सीख रहे होंगे। मतलब अभी तो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, इस चैनल पे आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। कंटेंट आ जाने के बाद मैं ये सारी बातें आपको एक्सपेरिमेंटली करके बताने वाला हूं, ठीक है। सो प्रीवियस इलेक्ट्रिक चार्ज सीख दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सीखा, और प्रीवियस क्लास दो एप्लीकेशन भी किए। कौन से? एक कर्व्ड यानी एक सर्कुलर यानी एक वृत्तीय कंडक्टर है जो कि चार्ज्ड है, उसकी वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो उसकी गणना हमने कर ली। फिर अगर मैं किसी आर्क की बात करता हूं, एक सेमी सर्कल की बात करता हूं, तो उसके केंद्र पर, उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसकी भी हमने चर्चा कर ली। आज मैं कुछ एप्लीकेशंस और आपको कराने वाला हूं। देखो कौन कौन से एप्लीकेशन हम आज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से एप्लीकेशंस की बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेके। और आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि अभी हम वही ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरली हम जानते हैं। जैसे अगर मैं एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानता हूं, तो मैं किसी सिस्टम या फिर आप बोल सकते हो किसी निकाय की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने का वही तरीका यूज कर रहा हूं जो मैं बिंदु आवेश के लिए करता था, ठीक है। ओके, तो आज हमें किसकी बात करनी है? पहली बात ये, यानी फर्स्ट जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, यानी जिसके बारे में आपको जानकारी आज दूंगा, द फर्स्ट वन इज वक्रीय आवेशित निकाय की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वक्रीय आवेशित निकाय, आपको पता है हमने कंप्लीट वक्र के बारे में जानकारी, यानी अगर एक कंडक्टर है और उसको चार्ज कर दिया और एक सर्कल बना दिया, तो उसके एक्सिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या फिर उसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एनालिसिस या विद्युत क्षेत्र की एनालिसिस है वो हमने कर ली थी। आवेशित निकाय। दूसरा, सीधे आवेशित या फिर सीधे आवेशित चालक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। और इन बातों को करते करते हम एक नेक्स्ट मूवमेंट पे जाने वाले हैं जिसकी बात मैं अभी नहीं करने वाला हूं। मतलब नया क्या होने वाला है उस पर थोड़ा सा शांति रखते हैं, थोड़ी देर ठहराव रखते हैं, देखते हैं आगे क्या आने वाला है। ये बारी जो बातें हैं वो प्रीवियस क्लास से ही रिलेटेड है। तो चलो बात करते हैं किसकी? वक्रीय आवेशित चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले इसकी बात करें। वक्रीय आवेशित चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात पहले कर लेते हैं। मेरे पास एक चालक है, ठीक है, जिसको मैंने आवेशित किया है, लेकिन मैंने केवल और केवल इस पार्ट को आवेशित किया है, इतने पार्ट को आवेशित किया है, इतने पार्ट को आवेशित किया है। ये उसका केंद्र, मतलब आवेशित कहां से कहां तक किया? यहां से लेके यहां तक। और बाकी जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है ये अनावेशित है, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं है। तो मुझे बताओ कि अगर मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट जो है वो आवेशित है और केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, इस बात का पता होना चाहिए। वो कोण कितना है? मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है बेटा?
यानी ये जो वक्र है वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, थीटा डिग्री कोण बना रहा है। और इस वक्र की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी हमें गणना करनी है। ठीक है, इसकी गणना हमें करनी है। क्लियर है, ये बात क्लियर है ना? ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कंडक्टर का पार्ट, ये वाला अनावेशित है, इस पे कोई आवेश नहीं है। क्लियर, इस वाले पार्ट। या फिर आप इसको थोड़ा सा कुछ इस टाइप से भी बना सकते हो, कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो कि ये वाला पोर्शन है ही नहीं, मतलब इस पोर्शन को आप निग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि ये पार्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं ड्रॉ ही कर लेता हूं यहां पे कुछ ऐसे, ऐसा। ठीक है, ये एक वक्र है, वक्र का केंद्र ये है, ये वक्र का केंद्र है, और इस पे चार्ज है, चार्ज है क्यू, और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा। क्लियर, लैम्डा है। और इस वक्र की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो शायद आपको इस बात, एक थोड़ी सी बात क्लियर हो गई होगी कि मुझे मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि पूरा वक्र है, मतलब पूरा सर्कल है और वो चार्ज है, तो केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी अक्षीय पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये बात हम पहले कर चुके हैं। फिर मैंने क्या किया था, सेमी सर्कल लिया था। सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त लिया था। अर्धवृत्त की वजह से केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने अर्धवृत्त भी नहीं लिया, मैंने पूरा सर्कल भी नहीं लिया, अब मैंने लिया है एक टुकड़ा, उस पूरे वक्र का एक टुकड़ा। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, आर है, त्रिज्या आर। अगर मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूं, एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर करूं, जिस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, और इस एलिमेंट की जो लंबाई है वो है डीएल, यानी चार्ज एलिमेंट। चार्ज एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब यहां पे टुकड़ा है, आवेशित टुकड़े, आवेशित टुकड़े। आवेशित टुकड़े की अगर मैं बात करूं, तो आवेशित टुकड़े की लंबाई कितनी है, डीएल, और चार्ज उस पर कितना है, डी क्यू। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल, डी क्यू अपॉन डीएल। ये वक्र केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। वक्र का जो ये पार्ट मैंने कंसीडर किया, ये केंद्र पे कुछ एक कोण बना रहा होगा इस प्रकार का, और मुझे बताओ ये वाला जो कोण होगा वो डी थीटा के बराबर होगा कि नहीं। बहुत स्मॉल कोण। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, ये वाले चार्ज एलिमेंट की बात करूं, तो ये चार्ज एलिमेंट केंद्र पर कितना कोण ड्रॉ कर रहा होगा, तो क्या बोल सकते हो, डी थीटा। पूरा कोण कितना है, थीटा है, कोण कितना है, डी थीटा। ठीक है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये होगी, ये होगी ना। क्लियर, ये होगी। क्लियर बेटा, डन ना। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि अगर मैं इसे बिंदु आवेश मान लूं, इसे बिंदु आवेश मान लूं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है कि नहीं, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, इतनी आएगी। क्या मैं डीक्यू को लैम्डा डीएल लिख सकता हूं, क्या मैं डीक्यू को लैम्डा डीएल लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकता है। आपको पता है कि ये थीटा है, ये आर्क की लंबाई और रेडियस। एक टर्म आपको पता होगा, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क की लंबाई बटा रेडियस। यहां से मैं डीएल को आर डी थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, अरे हाँ या ना बोलो, बोलो बच्चों जल्दी बताओ, आर डी थीटा लिख सकता हूं। मतलब यहां पे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा डीएल को लिख सकते हैं आर डी थीटा
अपॉन आर स्क्वायर और एक आर से एक आर कैंसिल, यानी के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई का मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं। मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ए लैम्डा अपॉन आर डी थीटा, डी थीटा। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर है। और आपको पता है कि यहां पे मेरे पास टोटल एंगल है कितना, अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो यहां पे क्या मैं ई के लिए, ई के मैग्नीट्यूड के लिए के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 टू थीटा कर सकता हूं कि नहीं। अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ मेरे हिंदी मीडियम वाले प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। देखो ये डेरिवेशन मैं इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि इन डेरिवेशन का आगे आपको रोल मिलने वाला है आपने एप्लीकेशंस में। मतलब जब आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो जब मैं आपसे किसी पर्टिकुलर आवेश के बारे में चर्चा कर रहा हूंगा तो उसकी एनालिसिस आपके दिमाग में होगी। आपको कि सर आपने ये सारी चीजें क्यों की, मुझे कैसे याद आएगा कि ये सारी चीजें करनी है, क्यों नहीं मैंने रिजल्ट को यहीं पे रोक दिया, 1/4 क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे क्यों नहीं रोक दिया, या फिर मैंने रिजल्ट को यहां पर क्यों नहीं रोक दिया, या फिर मैंने रिजल्ट को यहां पर क्यों नहीं रोक दिया। तो आपको पता है कि मैं सारे रिपोर्ट्स को ध्यान में, अगर बाई चांस मुझे इस पे आवेश का पता होता तो मैं रिजल्ट को यहीं पे रोक सकता था। अगर मुझे घनत्व का पता, डेंसिटी का पता, लैम्डा का पता होता तो मैं रिजल्ट को यहां तक लेके आऊंगा। मुझे अगर आवेश का डायरेक्टली पता है तो मैं रिजल्ट को यहीं रोक दूंगा, लेकिन अगर मुझे डेंसिटी का पता है, आवेश घनत्व का पता है, तो मुझे रिजल्ट को थोड़ा सा और आगे लेके आना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने हर स्टेप पे रिजल्ट बना के आपको दिया है। तो वक्रीय आवेशित चालक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। वक्रीय, अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूं, अर्धवृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आपका आंसर क्या था, आपका आंसर था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और उस टाइप के एप्लीकेशन को हम कर भी चुके हैं, देखो याद होगा बेटा, उस टाइप के एप्लीकेशन को हम यहां पे कर चुके हैं कि एक अर्धवृत्त था और अर्धवृत्त की आवेशन से उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पे रिजल्ट सिमेट्रिक था, मतलब अगर मैं बात करूं ये वाला सर्कल क्वार्टर और क्वार्टर सर्कल ये, तो आप देख पा रहे हो जितना क्वार्टर सर्कल इधर है उतना ही क्वार्टर सर्कल इधर है। इस वजह से एक सिमेट्रिसिटी ऑब्जेक्ट आउट हो रही थी, और अगर सिमेट्रिसिटी ऑब्जेक्ट आउट हो रही है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट भी हो रहे थे कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं या फिर इसके बाद यानी ये एप्लीकेशन की बात करूं, तो यहां पे मेरे लिए सिमेट्रिसिटी ऑर्डर करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। दैट्स वाई मुझे उसके रेजोल्यूशन पे यार कंपोनेंट पे जाने की फर्दर जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इस वाले पार्ट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है, एंगल के रिस्पेक्ट में क्लियर है, क्लियर बेटा, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी वक्रीय आवेशित पार्ट से उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा ही एक एप्लीकेशन और भी है बेटा। अभी तक जो हमने तरीके यूज किए वो बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे हैं जिनको हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल। मतलब क्या कर रहे थे हम, वही छोटे से पार्ट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, फिर आप पूरे पार्ट के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे। ऐसा ही एक एप्लीकेशन और है, सीधे आवेशित चालक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करते हैं। ये एप्लीकेशन भी मजेदार होने वाला, बट ध्यान से सुनना, आपको एक एक स्टेप में सारी बातें समझा देंगे। आपके पास ये एक आवेशित चालक है, और मुझे इस बिंदु पर जो कि आवेशित चालक से आर दूरी पर है, परपेंडिकुलरली आर दूरी पर है, यहां पे आर दूरी पर है, मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। अगर मैं तार के इस एंड की बात करूं तो इस एंड को हम ए नाम दे देते हैं और इस एंड को हम बी नाम दे देते हैं। इस एंड को अगर मैं इस पोजीशन से मिलाऊं और इस एंड को अगर मैं इस पोजीशन से मिलाऊं, तो मान लेते हैं ये वाला कोण है
बीटा, ये वाला कोण है अल्फा। ठीक है, अल्फा। मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। फिर वही ट्रेडिशनल मेथड, मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें यहां से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे dy लेंथ का स्मॉल एलिमेंट, चार्ज्ड एलिमेंट, स्मॉल छोटा चार्ज मतलब आवेशित टुकड़ा या फिर एलिमेंट आप कंसीडर कर लेते हो। यहां से कितनी दूरी पर, y दूरी पर। कितनी दूरी पर, y दूरी पर। ध्यान रखना हमेशा वेरिएबल एक जैसे लिए जा रहे हैं, मतलब इस टुकड़े को अपने dy लिया तो इसको अपने y लिया, अगर मैं इसको x लेता तो इसको मैं dx लेता। वेरिएबल हमेशा एक जैसे ही दिए जाते हैं। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये एलिमेंट इस बिंदु पर एक कोण बना रहा होगा, बना रहा होगा कि नहीं? दोबारा से देखो, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, बहुत ही कठिन है चित्र बनाना। यानी ये स्मॉल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल एलिमेंट इस बिंदु पर कितना कोण बना रहा होगा, इसे हम डी थीटा ले लेते हैं, डी थीटा। और इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी। कितनी बेटा, डी ई। अगर मैं देखूं तो डी का एक कंपोनेंट यहां पर और एक कंपोनेंट आप यहां पर कर सकते हैं। बेटा ये जो डी थीटा कोण है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण बना रहा है, यानी जो ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है, जिसकी वजह जहां पे इस एलिमेंट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट, तो बेस के साथ वो कितना कोण बना रहा है, डी थीटा। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं इस कंपोनेंट को, इस एलिमेंट को मैं थोड़ा सा और ऊपर कंसीडर करता तो क्या क्या चेंजेस चेंज होती? एक तो थीटा चेंज हो जाता और यहां से लेके यहां तक की दूरी भी चेंज हो जाती कि नहीं? ये थीटा है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा डी कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी साइन थीटा। रेजोल्यूशन तो आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, 11th सभी पढ़ के आए, सभी को शायद पता होगा। ठीक है, क्लियर? देखो ये पढ़ने के बाद मैंने बोला ना कि आपको हो सकता है कि डेरिवेशन थोड़े से अनऑर्डर लगे या फिर हो सकता है आपको मुश्किल लगे। बेटा ये मुश्किल पढ़नी जरूरी है, मुश्किल में पढ़ना जरूरी है, तभी तो आपको पता है कि आपको ऑब्जर्वेशन आपके स्ट्रांग होंगे, मतलब आपको सोचने का जो आर्ट है, कला है, वो बदल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इन चीजों को सारा एक्सपेरिमेंट लेके आने वाला हूं, मतलब सब कुछ आपको एक्सपेरिमेंट में प्रूव करके दिखाऊंगा, तो आपको हो सकता है ये सारी चीजें बहुत आसान लगने लग जाए। सो ये आपके पास, तो ये आपके पास है डी कॉस थीटा, ये आपके पास है डी साइन थीटा। यानी इस कंपोनेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हॉरिजॉन्टल, मतलब बोल सकते हो ये ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है और ये क्षैतिज। ठीक है, अगर मैं इस एलिमेंट की वजह से उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, D का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है इसमें चार्ज मान लेते हैं बेटा dq चार्ज की वजह से अपॉन ये y है, ये r है, तो ये कितना होगा r स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है कि एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो q कितना है, चार्ज कितना है q, क्योंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट है, इस वजह से आप इसे बिंदु आवेश मान सकते हैं। इस आवेश और दूरी यहां से यहां तक कितनी है, ये है उसका वर्ग, यानी आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया उस छोटे से एलिमेंट की वजह से, छोटे से एलिमेंट की। अब यार मुझे तो पूरा तार देखना है, अगर इस एलिमेंट को थोड़ा सा ऊपर लिया होता तो क्या क्या चीजें चेंज हो जाती, y चेंज हो जाता कि नहीं? ठीक है, अगर मैं इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लूं तो इस पार्ट की डेंसिटी कितनी आएगी, dq अपॉन dy, या फिर आप dq इज इक्वल टू लिख सकते हो लैम्डा dy, लिख सकते हो कि नहीं?
लिख सकते हो, ठीक है। इसको फर्दर आप लिख लीजिए, इसमें चेंजेस कर लीजिए। 1/4πε0 डी क्यू की जगह लिख सकते हैं लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। फिर से वही चीज है कि अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा ऊपर करता तो वाई में चेंजेस आ जाते हैं, वाई में चेंजेस आ जाते हैं। और एक चीज और आ जाती, थीटा भी चेंज होता, थीटा भी चेंज होता। मतलब इसको ऊपर लेंगे तो आपको पता है वाई चेंज हो जाएगा और थीटा भी चेंज हो जाएगा। मतलब एक आपके पास रिजल्ट है, रिजल्ट में अब मल्टीपल वेरिएबल बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा कम से कम वेरिएबल बनाने की कोशिश हमें करनी है, ठीक है। अगर मैं क्षैतिज दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं, इसमें क्षैतिज दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। इसमें एक चीज और किए जा सकते हैं, अगर मैं थीटा की बात करूं, डी थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क। आर्क का मतलब है बेटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की लंबाई दैट इज डी वाई, यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क की लंबाई अपॉन रेडियस। रेडियस कितनी है, तो यहां से डी वाई की वैल्यू आप अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ डी थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, ठीक है। तो मतलब मैं रिजल्ट को डी वाई यानी डी थीटा यानी और चेंजेस हमने यहां पे किए, और चेंजेस के बाद मेरे पास रिजल्ट आया, देखो 1/4πε0 लैम्डा डी वाई की जगह लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट कैंसिल आउट हो गया, यानी के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। रिजल्ट शायद ऐसा ही बन रहा है। डी वाई की जगह मैंने क्या किया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ डी थीटा, और मैंने उस वैल्यू को वहां पे जाके प्लेस कर दिया, ठीक है। कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर, ठीक है। यानी क्षैतिज दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते तो मेरे पास रिजल्ट ये है। अगर मैं ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करूं, ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो फिर से वही कोई दिक्कत नहीं, बस आपके पास क्या था, रिजल्ट क्या था 1/4πε के लैम्डा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। डी वाई की जगह मैं रिजल्ट निकाल चुका हूं, के लैम्डा डी वाई को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा की जगह साइन थीटा करो बेटा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा यहां पे हमने एक मिस्टेक की है, शायद आप लोगों को ध्यान से देखा नहीं बेटा, कि अगर मैं पिछली के सेक्शन में जाऊं तो मेरे पास आपके पास आर्क की लंबाई ये थी, रेडियस आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर थी, और नीचे रिजल्ट आपके पास क्या था, डी वाई लंबाई डी।
तो ये मेरे पास इतना होना चाहिए अंडर रूट में, तो मैंने यहां पे अंडर रूट तो लगाया ही नहीं, यहां पे तो मैंने अंडर रूट लगाया ही नहीं, ठीक है, अंडर रूट लगाया नहीं। तो मेरे पास ये रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएंगे, देखो ध्यान से, अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं, और यहां पे भी मेरे पास के लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा के बराबर आएगा। थोड़े से चेंजेस ध्यान से देखो, मिस्टेक नहीं करेंगे अपन, बहुत ही एक बेसिक सी कैलकुलेशन, मैंने बोला ट्रेडिशनल तरीका यूज कर रहे हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर लिया और स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर की वजह से एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर लिया, मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ है, क्षैतिज दिशा में इसका कंपोनेंट ये होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपोनेंट ये होगा। आपको पता है जब मैंने रिजल्ट कैलकुलेट करके दिए तो डी का मान कितना था, डी का मान आपके पास ये था। आपको पता है डी का 2 कंपोनेंट है, तो इसी वजह से मैंने उसे क्षैतिज दिशा में अलग लिख लिया और ऊर्ध्वाधर दिशा में अलग लिख दिया। अभी भी मेरे पास दिक्कत है, अगर मैं वो स्मॉल एलिमेंट थोड़ा और ऊपर कंसीडर करूंगा तो थीटा तो बदलेगा ही, वाई भी बदलेगा, तो मुझे कोशिश करनी कि वाई को भी चेंज कर लिया जाए। चलो वाई को चेंज करने चलो, वाई को भी चेंज करते हैं। आपके पास ये वाई है, ये आर है, मैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकता हूं, मतलब मैं एक स्मॉल सा यहां पे स्टार लगाऊंगा, स्टार लगाऊंगा और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर लिख दूंगा, यहां से y इज इक्वल टू आर टेन थीटा लिख दूंगा, आर टेन थीटा लिख दूंगा, और मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, यानी y इज इक्वल टू मैं आर टेन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, y इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो काम करते हैं, यहां पे जहां y है वहां पे आर टेन थीटा लिख देते हैं, तो मेरे पास ये रिजल्ट कितना बन जाएगा, के लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहां पे भी क्या करते हैं, यहां पे भी लिखते हैं के लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ या ना बोल बेटा। तो क्षैतिज दिशा में उसका कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, वो ये है बेटा। मैंने केवल एक स्पेशल सा पॉइंट यहां पे ऐड किया, ये वाला, और इस पॉइंट को आप साथ में लेके चलना है। इतना करने के पश्चात अब आते हैं कंक्लूजन पे। आपको सर इतना लेंदी कंक्लूजन यार, बेटा इसको मैं आसान भी बनाऊंगा आपके सामने, लेकिन अभी हम थोड़ा सा लेंदी चलते हैं। लेंदी चलने से क्या होता है, पूरा दिमाग खुलता है। उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, छोटे छोटे और तरीके बताने वाला हूं जो इस चीज को आसान लगे। मतलब आपको लगेगा कि यार इतना भी आसान था तो आपने लेंदी क्यों बताया, तो मैं कहूंगा बता, एनालिसिस करने दो, पूरा पूरा छानने दो ना उसे। तब क्षैतिज दिशा की बात करें, क्षैतिज दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आई डी इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर टेन थीटा। आपको पता है जिस आर स्क्वायर कॉमन ले, आर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट से बाहर आता है तो होता है सेक थीटा, और सेक थीटा जब ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा के साथ ऐड होगा, कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं पूरा रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा, डी इज इक्वल टू मिलने वाला है के लैम्डा अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये क्षैतिज दिशा में इसका कंपोनेंट मिलने वाला है। अगर मैं ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करूं तो ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका कंपोनेंट होने वाला है के लैम्डा अपॉन आर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा है, नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर टेन थीटा, आर बाहर आ गया, वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ऑफ डी थीटा। ठीक है। अगर मैं ई की बात करूं, ई टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, तो के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम माइनस एंगल, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक बेटा, माइनस अल्फा टू बीटा,
minus alpha to beta, and E towards y direction, that is equal to k lambda upon r integration of sin theta cos theta minus alpha to beta is electric field intensity towards y direction. Is this okay or not? ये कंप्लीट एनालिसिस है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेके। कंप्लीट एनालिसिस में एक बार कंप्लीट एनालाइज करके बताता हूं मैं सारी बातें, एक एक बात स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। मुझे एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर की वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी थी। मैंने सिंपल क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, वहां से मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने का ट्राई किया। मेरे पास रिजल्ट बना कुछ ये, और जब मैं रिजल्ट ये बना रहा हूं तो मेरे पास बन रहा है 1/4 dq अपॉन r स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। dq को मैं लिख सकता हूं लैम्डा dy, dq को मैं लिख सकता हूं लैम्डा dy, और dy को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, dy को मैं फर्दर लिख सकता हूं आपके पास dq इक्वल टू लैम्डा dy एंड d थीटा, dy को फर्दर मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि मैंने रिजल्ट यहां से बना दिया। क्लियर? dy मेरे पास ये आया, dy बनाने के बाद मेरे पास क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में मैंने रेजोल्यूशन किया। रेजोल्यूशन के बाद सारे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट थे मैंने सब कुछ थीटा में कन्वर्ट कर लिया एंगल के टर्म्स में, और मेरे पास फाइनल रिजल्ट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से मिले। तो यार ये एक एनालिसिस है और कंप्लीट आप देख पा रहे हो कि ग्रेट एनालिसिस है, मतलब बहुत कुछ इसमें आपने ऑब्जर्व करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको मैं धीरे धीरे करके आसानी बताऊंगा, इसकी कुछ एप्लीकेशन कराऊंगा। पहले मैं कुछ आपको एप्लीकेशन कराने, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर इन एप्लीकेशन का एक तोड़ ढूंढेंगे बहुत आसान करने का। मतलब उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, मतलब मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन होगा, एक थ्योरम होगी जिसको बोलेंगे गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ये पढ़ने के बाद आपके पास जो ये मैंने ग्रेट एनालिसिस किए हैं, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आपने देखे, ये सारे डेरिवेशन बहुत छोटे और बौने लगने लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र, इस पे आधारित एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी किताब में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन हम फर्दर एनालिसिस पे जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो अभी तक इस सेशन में इतना। नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ स्पेशल लेके आने वाला हूं। आपको पता है नेक्स्ट सेशन हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस को लेके होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।